हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी की टेसीज को हम लगा रहे हैं। आज की हमारी यहाँ पर केजीएस की टेस्ट लगा रही है। बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए फुल लेंथ की टेस्ट लगा रही है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है आपके होते हैं। छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप भी आ चुका है, जिसका नाम है यूपीएससी नट। और इस ऐप को मल्टीपल्स आप लोग स्टूडेंट डाउनलोड कर ही चुके हो। बाकी जितने भी लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चीजें आपको मिल जाती हैं। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन माध्यम से देने को मिल जाती है, और आपका यहाँ पर पीडीएफ्स और करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाती है। चलिए हम क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नगर के पास अंततः बिहार राज्य से निकलती है? गंगा नदी किस नगर के पास अंततः बिहार राज्य से निकलती है? तो गंगा नदी कटिहार जिले के, याद रखना है, गंगा नदी कटिहार जिले के मनिहारी के पास से, गंगा नदी जो है मनिहारी कस्बा पड़ता है, वहां से कटिहार जिले के बिहार राज्य से जो है बाहर निकलती है। प्रवेश कहाँ से करती है अगर बात की जाए, जैसे मान लो ये आपका प्रवेश कर रही है गंगा नदी, और प्रवेश कहाँ से करती है, तो आप कहेंगे बक्सर जिले के चौसा में, बिहार में प्रवेश करती है। तो आप कहेंगे बक्सर जिले से, बक्सर जिले के बात की जाए चौसा नामक जगह से, चौसा नामक जगह से बिहार में प्रवेश करती है। और बाहर कहाँ निकलती है, तो आप कहेंगे कटिहार जिले के मनिहारी से बाहर निकलती है। राज्य की प्रमुख प्रमुख नदी गंगा नदी को कहा जाता है, और गंगा नदी उत्तर और दक्षिण दो भागों में जो है एक तरीके से बिहार को विभाजित भी कर देती है। यहाँ पर क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, कमेंट करके बताना है कि गंगा नदी जो आपकी बिहार में बहती है, कितने जिलों से होकर बहती है? आप मुझे कमेंट करके बताएं कितने जिलों से होकर बिहार में जो है बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ बांध है और एक तरफ जिला है, कौन सा बांध किस जिले में स्थित है? बात की जाए जैसे बिलासी बांध की बात की जाए, तो बिलासी बांध आपके बांका जिले में स्थित है। जलकुंड बांध की बात की जाए मुंगेर जिले में स्थित है। कोहिरा बांध की बात की जाए आप कहेंगे कैमूर जिले में स्थित है। और बरनार बांध की बात की जाए तो जमुई जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो बिलासी बांध बांका जिले में, जलकुंड बांध मुंगेर जिले में, कोहिरा बांध कैमूर जिले में, बरनार बांध जमुई जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 94, नेशनल वाटरवेज 94 किस नदी पर स्थित है? तो अगर आप सभी को पता होगा, देश भर में एक अधिनियम आया था 2016 में, जिसके तहत क्या हुआ किया था, आपके 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को घोषित किया गया था, जिनमें से नेशनल वाटरवे 94 है। किस नदी पर स्थित है? आप कहेंगे सोन नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? सोन नदी पर जो है आपका बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ उसकी सहायक नदियां हैं, उस पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नदियां एवं सहायक नदियों के बारे में कौन सा सही है? क्यूल नदी की बात की जाए, जो क्यूल नदी है बांसी नदी की सहायक नदी है क्या? तो आप कहेंगे बांसी नदी जो है क्यूल नदी की सहायक नदी नहीं है ना। और आप कहेंगे यह है किसमें? आप कहेंगे यह गंडक नदी की सहायक नदी बन जाती है ना। गंडक नदी की सहायक नदी बांसी नदी बन जाती है। ऑप्शन पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है गंडक नदी, तो गंडक नदी जो है आपके बंदरबारी नदी की सहायक नदी है क्या? तो आप कहेंगे ये भी गलत है। ये आपके दक्षिण में जमुई जिले में एक छोटी बहन वाली नदी है, और ये क्यूल नदी की सहायक नदी है, तो आप कहेंगे ये भी गलत है। तीसरा आता है गंगा नदी, गंगा नदी की बाया नदी, बिल्कुल बात ठीक है। गंगा की बाया नदी क्या है? एक सहायक नदी है। और सोन नदी की बात की जाए तो उसानी नदी एक सहायक नदी है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन सही रहेगा। जबकि बात की जाए बंदरबारी नदी क्योल से संबंधित है और बांसी नदी गंडक से संबंधित है। ये भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं और एक तरफ श्रमिक नेता हैं अब्दुल बारी के संबंध पर विचार करना है। विचार करना है यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। तो किसके बारे में बात की जा रही है? प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्रमिक नेता अब्दुल बारी के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। इन्होंने बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, ताकि वे मजदूरों की समस्याओं की जांच कर सके और सुधार के लिए सुझाव दे सके। सबसे पहले बात तो ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अब्दुल बारी समिति से गहराई से जुड़े हुए थे, लेकिन उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, ना कि चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। कौन थे? उपाध्यक्ष के तौर पर जो है नियुक्त किए गए थे। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर यह उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ना कि अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। वास्तव में बिहार श्रम जांच समिति की जो अध्यक्षता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है की गई थी। तो ऑप्शन आपका कहेंगे पहला वाला गलत है। दूसरा कहता है इन्होंने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के मजदूरों को संगठित करने में
एक सक्रिय भूमिका निभाई थी और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर काम भी किया है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा कहता है 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। तीसरा भी करेक्ट है। तो स्वतंत्रता सेनानी किसके बारे में? आप कहेंगे श्रमिक नेता अब्दुल बारी के बारे में। दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। दरभंगा राज्य के संदर्भ में बात करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। दरभंगा राज्य के बारे में कौन सा गलत है बात की जा रही है। इसकी स्थापना 16वीं सदी में महेश ठाकुर ने की थी। मुगल सम्राट अकबर से मिथिला क्षेत्र की जागीर इन्हें मिली थी। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। बी कहता है कि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के तहत दरभंगा राज्य को आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु रियासत के रूप में मान्यता दी गई थी। ये आपका गलत है ना। इन्होंने अपनी अपार संपत्ति और स्थायी सेना को महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक बावजूद दरभंगा राज तकनीकी रूप से जमींदारी जागीर थी, ना कि मैसूर हैदराबाद की तरह एक संप्रभु रियासत थी। तो जागीर थी, संप्रभु रियासत नहीं थी। तीसरा कहता है दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह उन प्रमुख दानदाताओं में से एक थे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब कि बीएचयू की स्थापना के लिए धनराशि और जमीन का योगदान दिया था। ये तो सही है। यह रियासत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली की एक प्रमुख संरक्षक थी और दरभंगा घराने का विकास भी हुआ है। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ए सी डी सही है, जबकि बी ऑप्शन गलत है। तो आपके यहाँ पर कौन सा कहेंगे? गलत कौन सा है? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन ही जो गलत है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि सर आज इतना स्लो स्लो क्यों बोल रहे हो? स्लो इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तक जितनी भी हमने 9 से 10 जितनी भी टेस्ट लगाई हैं, एक ही कमेंट आया सर आप स्पीड में बहुत बोलते हो। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पीड में ना बोल के स्लो बोलने की कोशिश करें। बाकी कोई भी आपके डाउट हो, कोई क्लियर हो, आप जरूर कमेंट करके कॉल भी कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2026 के संबंध पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिहार जन विश्वास अधिनियम 2026 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है बात की जा रही है। इसका मकसद है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए छोटे मोटे अपराधों को अपराध श्रेणी से हटाया जाना। बिल्कुल सही लिखा है। यह अलग अलग राज्यों के कानूनों में आपराधिक कारावास की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान जो है करता है। ये भी करेक्ट है। ये इसमें अनिवार्य किया गया है कि प्रशासनिक जुर्माने हर 3 साल में 10% की बढ़ाया जाएगा। ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे बिहार जन विश्वास जो प्रावधान आपका आया था अधिनियम 2016 में, इसके बारे में जो 1, 2, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सूची 1 में एप्स एवं पोर्टल है। दूसरी सूची 2 में जारी करता है। किस ऐप और पोर्टल को किसके द्वारा जारी किया गया बात की जा रही है। जैसे बात किया है सुविधा वाहिनी पोर्टल। सुविधा वाहिनी जो पोर्टल है बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। ई अमृत ऐप की बात किया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। BEFQR ऐप है ना, तो ये आपके किसके द्वारा? जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और ई निश्चय पोर्टल की बात किया है पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा गांव बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज बना हुआ है। तो बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन सा है? आप कहेंगे बिहार का पहला जो क्राफ्ट विलेज है उसे जितवारपुर। कौन सा है? जितवारपुर। किस जिले में स्थित है? तो आप कहेंगे मधुबनी जिले में है। याद रखना है किस जिले में? मधुबनी जिले में है और जितवारपुर इसका नाम है, जो कि बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज मतलब कि शिल्प ग्राम के रूप में जाना जाता है। किसके? शिल्प ग्राम के रूप में जो इसको जाना जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने हाल ही में अपना पहला विश्व चैंपियन स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल को जीता है? तो बिहार में अपना हाल ही में पहला विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक किसके द्वारा, गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? आप कहेंगे शैलेश कुमार जी के द्वारा जीता गया है। किसने? शैलेश कुमार ने जीना है। और शैलेश कुमार कहाँ के संबंधित है? बिहार से जमुई जिले से इनका जो है संबंध है। तो जमुई जिले के भी इस्लाम नगर गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने पैरा एथलीट में हाल ही में जो है इन्होंने जीता हुआ है। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आप कहेंगे मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र कहां पर स्थित है? पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र की बात की जाए नालंदा जिले में स्थित है। आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा? नालंदा जिले में स्थित है। इसे हाल ही में 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। 18वीं विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, प्रेम कुमार जी को बनाया गया है।
वरिष्ठ नेता हैं किसके हैं, बीजेपी भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को 2 दिसंबर 2025 को आपकी बिहार विधानसभा, कौन सी बिहार विधानसभा, 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष के तौर पर चुनाव किया गया है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ लेकर एक नया राजनीतिक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो 10वीं बार इन्होंने शपथ ली थी, इसके बाद इस्तीफा दिया। तदुपरांत माना जाता है इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर 10 बार जो है शपथ ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वीर कुंवर सिंह के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में, कुंवर सिंह का जो 1826 के जगदीशपुर के जागीर विरासत मिली थी ने, तो कुंवर सिंह को 1826 में जगदीशपुर की आप कहेंगे जागीर विरासत मिली थी, बिल्कुल सही है। 25 जुलाई 1857 को विद्रोह करने के बाद दानापुर के सिपाही जगदीशपुर में कुंवर सिंह से जा मिले थे, ये भी ऑप्शन कहेंगे सही है। तीसरा कहता है कुंवर सिंह रीवा और कालपी जाने से पहले लखनऊ पहुंचे थे, नहीं ये गलत लिखा है। आपके कुंवर सिंह जो है रीवा बांदा कालपी का दौरा किया था, बाद में लखनऊ पहुंचे थे, उससे पहले लखनऊ नहीं गए थे, पहले रीवा कालपी और बांदा गए थे, तब बाद में वह लखनऊ पहुंचे थे, गलत लिखा है। 21 अप्रैल 1858 को उन्होंने शिवपुर घाट पर गंगा पार की थी, ऑप्शन ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा चौथा सही है, तो आप कहेंगे सी वाला सही रहेगा, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा वाला गलत था, बता दिया है। ऋग्वेद में किस जनजाति सभा को सैन्य और धर्मनिरपेक्ष कार्य करने वाली सबसे पुरानी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ऋग्वेद में एक ऐसी जनजाति सभा है, कौन सी है, तो आप कहेंगे विदर्भ सभा है। विदत को ऋग्वेद में सबसे प्राचीन सैन्य और धर्मनिरपेक्ष करने वाली पुरानी संस्था के रूप में जाना जाता है। आम लोगों को उपदेश देने के लिए शुरुआती जैन गुरुओं ने मुख्य रूप से किस भाषा को अपनाया। तो आम लोगों को, जो आम जन लोग थे, इनको शुरुआती उपदेश देने के लिए जैन गुरुओं के द्वारा जो है आपकी प्राकृत भाषा को अपनाया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुषाणों के शासनकाल में प्रांतीय प्रशासन की स्ट्रैपी, जिसे छत्र प्रणाली कहते हैं या छत्र व्यवस्था कहते हैं, प्रशासनिक रूप से किन क्षेत्रों तक सीमित थी। तो आप कहेंगे भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में आपकी जो है प्रांतीय प्रशासन की छत्र व्यवस्था जो है आपकी प्रशासनिक तौर पर जानी जाती थी, या इतने क्षेत्रों में जो है आपकी व्यवस्थित थी। स्वामी विवेकानंद के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद के बारे में, वे वेदांत को एक तर्कसंगत दार्शनिक प्रणाली मानते थे, बिल्कुल सही लिखा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए विदेशी प्रभावों से अलग रहने की वकालत की, नहीं इन्होंने अलग रहने की वकालत नहीं की थी, इन्होंने अलग थलग रहने की वकालत बिल्कुल नहीं की। इन्होंने कहा था कि भारतीय परंपरा में दृढ़ता से जुड़े हुए अन्य संस्कृतियों को सीखने पर जोर दिया था। तो आप कहेंगे केवल यहाँ पर पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक के शिलालेख एवं उनसे संबंधित स्थानों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर कितने युगों में यहाँ पर करेक्ट है। जैसे कांधार शिलालेख की बात की जाए तो ग्रीक और अरामाइक द्विभाषा लिपि में लिखने को मिलता है, सही लिखा है। साहिबाजगढ़ी शिलालेख की बात की जाए खरोष्टी लिपि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये भी सही लिखा है। मास्की लघु शिलालेख की बात किया है स्पष्ट रूप से अशोक का व्यक्तिगत नाम यहाँ पर मिलता है, ये भी ठीक है। तो अशोक का व्यक्तिगत नाम तो हालांकि और भी जगह मिलता है, जैसे मॉस्की, गुर्जरा, है ना, इन सब में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन की बात की तीनों सही है, हम कहेंगे सी वाला करेक्ट है। एक तरफ पद है, दूसरी तरफ विभाग है, कौन सा पद किस विभाग के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि अच्छपादिका पद की बात की जाए तो आप कहेंगे अच्छपादिका पद को राज्य के खातों के प्रभारी अधिकारी के रूप में जाना जाता था। शुल्काध्यक्ष की बात की जाए सीमा शुल्क और व्यापारिक टोल संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता था। लक्षणाध्यक्ष की बात किया है शाही टकसाल का यह प्रमुख हुआ करता था। और सन्निदाता की बात किया है राज्य के खजाने का अधीक्षक था। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अभिकथन और कारण है, यहाँ पर कौन सा अभिकथन कारण सही है। उत्तर वैदिक काल में जो विदथ नामक प्रारंभिक जनजाति सभा थी, इसका धीरे धीरे पतन हुआ, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है कि जो उत्तर वैदिक काल में जो विदथ आपकी नामक प्रारंभिक सभा थी, धीरे धीरे पतन इसका होने लगा था। दूसरा कहता है कि बड़े क्षेत्रीय राज्यों के गठन ने राजा की निरंकुशता सत्ता को मजबूत यहाँ पर कर दिया था, बिल्कुल ठीक बात है। तो ए आर दोनों सही, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन पर हम कहेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल राजस्व प्रशासन में उन शाही जमीनों के लिए किस खास शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जिनका राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था। तो मुगल राजस्व प्रशासन में शाही जमीनों के लिए किस शब्द का, तो आप कहेंगे खालिसा शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था। तो मुगल राजस्व प्रणाली में खालिसा शब्द का प्रयोग किया जाता था।
कौन सी विशिष्ट जगह चल्ट ब्लेड बनाने और उनके वितरण के लिए हड़प्पा कालीन का प्रमुख कारखाना केंद्र है? तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर चल्ट ब्लेड बनाने के लिए एक वितरण करने के लिए हड़प्पा कालीन का केंद्र है? आप कहेंगे सिंध में सुक्कुर एवं रोहिरी, सिंध में पाकिस्तान में है ना, सिंध पाकिस्तान में ही है, तो आप कहेंगे सिंध पाकिस्तान में सुक्कुर एवं रोही में चल्ट ब्लेड बनाने का और हड़प्पा कालीन का प्रमुख एक कारखाना के रूप में यहां पर देखने को मिलता है। बिहार में नवपाषाण कालीन स्थल किरान के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? यहां से हिरण के सींगों से बने हड्डी के औजारों का एक अद्भुत भंडार मिला हुआ है, बिल्कुल बात ठीक है, चिरान। और जलोढ़ मैदानों में स्थित होने के कारण इस स्थान पर पत्थर के औजार नहीं मिले। अरे भाई, पत्थर के औजार तो यहाँ मिले हुए हैं, तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत हो जाता है। चिरान की बात किया है, नवपाषाणकालीन स्थल बिहार राज्य में स्थित है और यहाँ से सींगों के, किसके, हड्डी के, हड्डी मतलब कि हिरण के सींगों से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। आकार के हिसाब से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, खैर लेकिन काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। बृहस्पति, आकार के हिसाब से जो बृहस्पति है वह आपके सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, एक बात याद रखना है, द्रव्यमान और आयतन दोनों की ही दृष्टि से अगर देखा जाए, द्रव्यमान एवं आयतन, द्रव्यमान और आयतन दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है, याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी की गतियों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पृथ्वी की गतियों के बारे में, तो पृथ्वी का जो घूर्णन से दिन और रात बराबर होते हैं, या दिन और रात होते हैं, बराबर नहीं, दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन से, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम बदलते हैं, पृथ्वी जो परिक्रमण करती है इसके कारण मौसम बदलते हैं, करेक्ट है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में ठीक 365 दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं क्या? आप कहेंगे गलत है, लेकिन इस चीज का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। बहुत छोटा और सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो बता सकते हो। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सबसे भीतरी परत को आंतरिक कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक कोर कहा जाता है। सबसे ऊपर क्रेस्ट आ जाएगा, याद रखना है, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? क्रेस्ट आ जाएगा, इसके नीचे मेंटल आ जाता है और मेंटल के नीचे क्या आ जाएगा? कोर आ जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपके सबसे, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को आंतरिक कोर कहेंगे। कौन सा विकल्प गुंथी हुई धाराओं के निर्माण की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? गुंथी हुई धाराओं के निर्माण में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा माना जाता है? तो यहां पर गुंथी हुई धाराओं के बारे में कहा जाएगा कि जमाओं से बीच में टीले बनते हैं जो बहाव की दिशा बदलते हैं और आपस में गुंथी हुई कई धाराएं बनाते हैं, इन्हें हम कहेंगे गुंथी हुई धाराओं के निर्माण के लिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। बाकी ऑप्शन गलत है ना। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो बाकी ऑप्शन जरूर पढ़िएगा और बाद में आप लोग कहते रहिएगा गलत है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टी से वैश्वती निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली स्थायी पवन को क्या कहेंगे? भाई, उपोष्ण उच्च दाब की पट्टी हाई प्रेशर से विश्वती लो प्रेशर की पट्टी की ओर जो स्थायी पवनें चलती हैं इन्हें व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स के रूप में जानते हैं, रखना है, ट्रेड विंड्स के रूप में इनको हम जानते हैं, व्यापारिक पवनें इन्हें कहा जाता है। तो पोस्ट उच्च वायुदाब की पट्टी की बात की जाए तो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में बहती है, जबकि निम्न या विश्वती भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी की बात की जाए भूमध्य रेखाओं की ओर यह बहने वाली हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? वायुमंडल के बारे में, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। जो आपका वायुमंडल में देखा जाए क्षोभ मंडल है वह आपकी सबसे निचली परत है, सही है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में घटित होती हैं, ये सही है। तो आप कहेंगे समताप मंडल तो शांत मंडल की श्रेणी में आता है, यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। कौन से? ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात किया है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला कहां पर है? साउथ अमेरिका में स्थित है, याद रखना है, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। इसकी लंबाई की बात की जाए एंडीज पर्वतमाला की 7000 किलोमीटर यह लंबी है, 7000 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा। इसी तरह चट्टानों की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका, हिमालय, एशिया,
क्या रख रहा है, हिमालय पर्वतमाला कहां पर है, ये सभी को पता होगा, एशिया में है। आल्पस पर्वतमाला कहां पर है, आप कहेंगे यूरोप में ही रखना है। और बात किया रॉकीज पर्वतमाला कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे, उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में है स्थित है। तो इन सभी को भी थोड़ा याद रख लेगा। जबकि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात की जाए, आपकी एंडीज पर्वतमाला इस तरीके से फैली हुई है। निम्नलिखित नदियों तथा उनके निर्मित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के युग्मों पर विचार करें। एक तरफ नदी है, एक तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन सी नदी किस अंतरराष्ट्रीय सीमा से जानी जाती है। जैसे अमूर नदी की बात की जाए, अमूर नदी आपकी रूस और चीन की सीमा की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, सही है। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, नामीबिया की बात कर रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से यह अलग करती है, ना कि आप कहेंगे नामीबिया को, तो ये गलत लिखा है। मेकांग नदी की बात की जाए, लाओस और थाईलैंड को अलग करती है या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, आप कहेंगे सही है। और ओडर नदी की बात किया है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में नहीं है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है, तो आप कहेंगे गलत है। पहला और तीसरा सही है, तो आप कहेंगे दो युगम यहां पर सही है, दो युगम यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से स्थल जल डमरू मध्य एवं उनकी भौगोलिक विशेषता बताइए। एक तरफ स्थल जल डमरू मध्य है और एक तरफ भौगोलिक विशेषता है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, बात की जा रही है क्रा स्थल, क्या क्रा स्थल जल डमरू मध्य। क्रा स्थल की बात की जाए तो मलय प्रायद्वीप को मुख्य एशिया से है जोड़ता है, क्या सही लिखा है, आपका करेक्ट है। कोरिंद जल संधि की बात किया है, कोरिंद स्थल जल डमरू मध्य की बात किया है, तो इतावली प्रायद्वीप को मुख्य यूरोप से जोड़ता है, ये सही लिखा है, आप कहेंगे नहीं, इटली को यूरोप से नहीं जोड़ता है, बल्कि पेलोपोनेस प्रायद्वीप को ग्रीस की मुख्य भूमि से है जोड़ता है, तो आपका ऑप्शन ये गलत है। स्वेज जल डमरू मध्य की बात की जाए, स्वेज स्थल जल डमरू मध्य की बात की जाए तो भूमध्य सागर को काला सागर से अलग करता है, क्या सही लिखा है, नहीं, आप कहेंगे स्वेज जल डमरू मध्य जो है आपका है अफ्रीका एशिया महाद्वीपों को जोड़ता है, क्या रखना है, किसको, एशिया को प्लस अफ्रीका को क्या करता है, जोड़ता है। जबकि बात किया है भूमध्य सागर को, लाल सागर को, यह क्या करता है, अलग करता है, नहीं, यह भूमध्य सागर नहीं है, आप कहेंगे काला सागर को, है ना, सॉरी लाल सागर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को यह क्या करता है, अलग करता है, ना कि काला सागर को, तो आप कहेंगे तीसरा भी गलत है। पनामा स्थल जल डमरू की बात क्या है, या कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को अलग करता है, आप कहेंगे करेक्ट है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्राज स्थल जल डमरू मध्य मलय प्रायद्वीप को एशिया से जोड़ता है। स्वेज जल डमरू मध्य की बात किया तो एशिया अफ्रीका को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करता है। पनामा स्थल जल डमरू की बात की जाए कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से क्या करता है, यह अलग करता है। कितनी युग्म सही है, तो दो युग्म सही है, दो युग्म गलत है। भारत में नदी संगमों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, अब कह रहा है गलत ऑप्शन कौन सा है। चलिए बात की जाए भारत में नदी संगमों के बारे में, प्राणहिता नदी जो है वे गंगा एवं वर्धा नदियों के संयुक्त जल से बनती है और तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी नदी से मिलती है, ये तो सही लिखा है। अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम के बाद बनता है, क्या सही लिखा है, आप कहेंगे ये गलत लिखा है। हरिके आर्द्र भूमि एक नामित रामसर स्थल है जो कि पंजाब में सतलज एवं रावी नदियों के संगम पर स्थित है, ये सही लिखा है, आप कहेंगे ये भी गलत लिखा है। तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश के तीर्थ स्थल संगमेश्वर में मुख्य कृष्णा नदी से मिलती है, ये सही लिखा है। अब बात की जाए गलत की, तो ध्यान रखना है, आप कहेंगे सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, द्रुद प्रयाग और देव प्रयाग आएगा, याद कर लो। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आप कहेंगे विष्णु प्रयाग आएगा, विष्णु प्रयाग के बाद क्या आ जाएगा, आप कहेंगे नंद प्रयाग आएगा, नंद प्रयाग के बाद बात की जाए तो आप कहेंगे कर्ण प्रयाग आएगा, और कर्ण प्रयाग की अगर हम बात की जाए तो आप कहेंगे रुद्र प्रयाग आएगा, और रुद्र प्रयाग के बाद बात की जाए तो आपका देव प्रयाग आता है जहां पर गंगा नाम से जानी जाती है, तो गलत हो गया। हरिकी बैराज की बात किया तो हरिकी जो आर्द्र भूमि है आप कहेंगे यह उत्तरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है, लेकिन यह रावी नदी के संगम पर नहीं बनती है, जबकि यह सतलुज एवं व्यास नदी के संगम पर बनती है, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है, तो आप कहेंगे दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जबकि पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गोगामल नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो गोगामल नेशनल पार्क की बात की जाए तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में गोगामल नेशनल पार्क है, और यह किस क्षेत्र में है, आप कहेंगे विदर्भ क्षेत्र में है, कहां पर, विदर्भ क्षेत्र में है। लेकिन कभी आ जाए कि भाई किस जिले में है, तो आप कहेंगे अमरावती जिले में है, किस जिले में है, अमरावती जिले में है स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 को इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना है।
ठीक है, यह गूगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2016 में वैश्विक जलवायु समन ढांचों के संबंध पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? EUCBAM डिफॉल्ट वैल्यू पर पूरी तरह से रोक लगाता है। सभी एम्बेडेड उत्सर्जन के लिए थर्ड पार्टी से सत्यापित किए गए डेटा को अनिवार्य बनाता है। क्या ये सही है? आप कहेंगे 20% तक रूढ़िवादी डिफॉल्ट मूल्यों के उपयोग के लिए कानूनी रूप से अनुमति देता है, लेकिन यह ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसने कहा है पूरी तरह से रोक लगाता है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा संचालित एक केंद्रीकृत कार्बन क्रेडिट तंत्र स्थापित किया गया है, जिसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया हुआ है। सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। रेगिस्तान और उनके महाद्वीप हैं, उनके बारे में बताना है कितनी युगम यहाँ पर सही है। जैसे सहारा की बात किया तो अफ्रीका में है, अटाकामा की बात किया दक्षिण अमेरिका में है, और गोबी की बात की जाए आप कहेंगे एशिया में है। तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध पर विचार करें, कौन से ऑप्शन सही है? संविधान सभा के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जुलाई 1947 में अपनाया गया था। तारीख प्रॉपर याद रखना हो तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है, सही लिखा है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को एक ही दिन अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? आप कहेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये भी करेक्ट है। संविधान खुद जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित करता है, तो संविधान जनगण मन को खुद घोषित करता है, ये तो गलत है। राष्ट्रगान गीत को संविधान सभा ने अपने अध्यक्ष के वाक के माध्यम से अपनाया था, और इससे पहले विधानसभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में जो है जनगण मन को अपनाया था, ना कि खुद से ही घोषित हो गया। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, भारत का राज्य क्षेत्र राज्यों के संघ की तुलना में अधिक व्यापक है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त है। प्राप्त है, आप कहेंगे नहीं है, तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सीधे तौर पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ रेट है और एक तरफ उद्देश्य, कौन सा रेट किस उद्देश्य के लिए जानी जाती है? जैसे बात की जाए यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसकी? हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की जाए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने से संबंधित है, करेक्ट है। परमादेश की बात की जाए, किसी सरकारी अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश दे सकती है, बिल्कुल सही है। अधिकार परीक्षा की बात की जाए तो अधिकार परीक्षा जो को वारंटो कहते हैं, किसी सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच से संबंधित है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और उत्प्रेषण की बात की जाए तो आप कहेंगे उत्प्रेषण में निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को आदेश को रद्द करने के लिए ऊपरी अदालत कह सकती है, सही है। ऑप्शन सभी सही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जाएगा, सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संपत्ति के अधिकार के संबंध पर विचार करें, और क्या विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है? संपत्ति के अधिकार का जो जब अनुच्छेद 300A के तहत इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो मौलिक अधिकार से आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया, सही लिखा है। इसके उल्लंघन को अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर फंडामेंटल राइट्स में होता तब चुनौती सीधे दी जा सकती थी, लेकिन अब यह कानूनी अधिकार है ना, तो आप कहेंगे इसको सीधे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जा सकती। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? संविधान संशोधन के बारे में कौन सा सही है? तो संसद के साधारण बहुमत से एक नया राज्य गठित किया जा सकता है, बिल्कुल बात किया जा सकता है। विधायी शक्तियों के विभाजन में संशोधन के लिए राज्यों की मंजूरी आवश्यक है, बिल्कुल कहेंगे आवश्यक है। हर संवैधानिक संशोधन के लिए आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी है, ये सही है। तो आप कहेंगे हर संवैधानिक संशोधन के लिए नहीं होती है, कुछ संशोधनों के लिए होती है, सभी के लिए नहीं होती है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन सीधे तौर पर गलत लिखा है। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति देश की रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति संसद से अलग होकर युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और शांति स्थापित कर सकते हैं, क्या ये सही लिखा है? भाई संसद की अनुमति के बिना तो कुछ नहीं कर सकते हैं, रबड़ स्टैंप की तरह होते हैं। आपातकालीन में ही कुछ आपको शक्तियां भी प्राप्त हैं, लेकिन वो भी आपके उन पर नियंत्रण होता है कहीं ना कहीं। तो पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। मंत्रिपरिषद के
विचार से ही यह राष्ट्रपति करते हैं। वैधानिक निकाय है सूची एक में और दूसरी तरफ में नोडल मंत्रालय है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात की जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी की बात की जाए, ये आपके किसके तहत आएगा? आप कहेंगे कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात की जाए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई की बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। तो इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल के तहत? आप कहेंगे आर्टिकल किसके? 326 के तहत। आर्टिकल 326 के तहत जो है 18 वर्ष जो है यहाँ पर क्या है, मतदान का अधिकार प्राप्त है। पहले कब था? पहले 21 वर्ष था। और 21 वर्ष को कब हटाया गया? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1988 में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। और आर्टिकल 2326 के अंतर्गत जो है आपका आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय अदालतें किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं? क्या कह रहा है? भारतीय अदालतें किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है संविधान स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग करता है और यह शक्तियों को सौंपता भी है। क्या सही है? आप कहेंगे ये गलत है। संविधान स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करता है, तो यहाँ पर ए सही रहेगा, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। न्यायिक समीक्षा संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया। भारतीय संसद के इस्तेमाल में होने वाली प्रक्रियात्मक साधनों के लिए कौन सा विचार यहाँ पर सही है? कितने विकल्प यहाँ पर सही है? तो बात की जा रही है कितने विकल्प सही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारत की एक अनूठी पहल है जिसका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है। तो ध्यान रखना है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भारतीय आविष्कार है और यह प्रक्रिया नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। 1954 में इसको जो है लागू किया गया था। तो पहला गलत लिखा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। अरे राज्यसभा में पेश क्यों नहीं किया जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पेश किया जाता है। तो आप कहेंगे ये भी गलत है। स्थगन प्रस्ताव में निंदा का अभाव शामिल है, निंदा का भाव शामिल है, इसलिए राज्यसभा इस साधन का प्रयोग नहीं कर सकती। ये आपका करेक्ट लिखा है ना, ये करेक्ट है। तो केवल यहाँ पर एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर पहला और दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में क्षेत्राधिकार के अतिव्यापन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार जो क्षेत्र अनिवार्य है, क्या रखना है, जबकि अनुच्छेद 326 के तहत जो उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है वह विवेकाधीन है ना। तो अनुच्छेद 32 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र अनिवार्य है, जबकि 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है। बिल्कुल सही कहता है। दूसरा कहता है कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के द्वारा अपनी रिट याचिकाकर्ता के गुण दोष के आधार पर खारिज किए जाने के बाद उसी मामले को आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे देता है। तो आप कहेंगे सही है। और ऐसा मामला दरियाओ बनाम उत्तर प्रदेश में 1961 के मामले में देखने को मिला भी था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 136 के तहत ट्रिब्यूनल के किसी आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का जो अधिकार है इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही संबंधित कानून में किसी भी अदालत में अपील करने का साफ तौर पर रोक लगाई गई हो। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। ऐसा नहीं है ट्रिब्यूनल के मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता है, सुन सकता है, लेकिन हालांकि ऐसा कम ही करता है, लेकिन हस्तक्षेप को एक तरीके से मतलब ना किया जाए इसके लिए उसमें स्वतंत्र कुछ रखा गया है। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन आपका ऑप्शन कहेंगे सुन सकता है। किसी विधेयक पर चर्चा को टालने या कामकाज की प्रक्रिया को किसी खास समय के लिए अनिश्चित काल के लिए रोकने के लिए सदन में लाए गए प्रस्ताव को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? इसे अविलंबकारी प्रस्ताव कहते हैं, है ना। किसी कामकाज को टाला जाए या किसी खास चीज के लिए निश्चित काल के लिए रोक दिया जाए, उस प्रस्ताव को अविलंबकारी प्रस्ताव के रूप में इसको जाना जाता है। बाष्पीकरण के संबंध पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन सही है? बाष्पीकरण के बारे में विचार करना है। बाष्पीकरण से ठंडक का एहसास होता है, बिल्कुल बात ठीक है। बाष्पीकरण केवल क्वथनांक पर होता है, तो केवल क्वथनांक पर होता है तो गलत है। बाष्पीकरण और क्वथनांक दो अलग अलग प्रक्रियाओं पर होता है, गलत दिखा है। हवा की गति बाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है ना। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन पर हम करेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची 1 में पृथक्करण की विधियां हैं, सूची 2 में सिद्धांत है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? जैसे बात की जाए क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण की बात की जाए अगर, तो बात करेंगे घुलनशीलता में अंतर के आधार पर होता है। क्रेमेटोग्राफी की बात की जाए तो आप कहेंगे क्रेमेटोग्राफी होता है वो आप कहेंगे अवशोषण पर आधारित होता है।
आश्वान की बात की जाए तो क्वथनांक में अंतर के आधार पर होता है, और उद्धपातन की बात की जाए सीधे ठोस से गैस में बदलने पर आधारित होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेडियोधर्मी उत्सर्जन के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। रेडियोधर्मी उत्सर्जन के बारे में, बीटा किरणें अल्फा किरणों से भारी होती है, क्या सही है। अरे अल्फा कण में हीलियम नाभिक से बने होते हैं, जिनमें प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसलिए अपेक्षा भारी होती हैं। और जबकि बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं, तो अल्फा किरणों की तुलना में कम होते हैं। तो आप कहेंगे ये गलत लिखा है, उल्टा लिख दिया है। गामा किरणा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा किरणें विक्षेपित हो जाती हैं, आप कहेंगे ये भी ठीक है। तो बीटा किरणें अल्फा किरणों से भारी होती है, गलत लिखा है। अल्फा किरणें भारी होती हैं बीटा किरणों की अपेक्षा। तो यहां पर आपका दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में आयतन ऊर्जा आमतौर पर बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आयनन ऊर्जा है आमतौर पर बढ़ती है। आप कहेंगे किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ती है। क्या होता है, बाईं से दाईं ओर बढ़ती है, क्या रखना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्वेक्स निम्नलिखित में से कौन से गुण हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कौन कौन से गुण होते हैं, तो यहां पर आप कहेंगे पानी का उच्च क्वथनांक के कारण होता है, कम घनत्व के कारण पानी पर बर्फ का तैरने से संबंधित है, और पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता से संबंधित है। तो आप कहेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन तीनों ही सही है। अभिकथन कारण है पानी का क्वथनांक हाइड्रोजन सल्फाइड से अधिक होता है, क्या सही लिखा है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक लिखा है, पानी का जो क्वथनांक होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से अधिक होगा। कारण कहता है पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि H2S नहीं बनाता है। आप कहेंगे ये भी ठीक है, हाइड्रोजन बंद होता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अधिक है, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं से बन जाता है। तो ऑप्शन कहेंगे पानी का क्वथनांक हाइड्रोजन सल्फाइड से अधिक होता है, पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि H2S नहीं बनाता है। ऑप्शन कहेंगे ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। इनमें से किस प्रकार के बॉन्ड की प्रकृति दिशात्मक है। प्रकृति दिशात्मक होती है, तो आप कहेंगे इनमें से कौन से बॉन्ड की होगी, सह संयोजक बंध की प्रकृति दिशात्मक होगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष की बात किया। अच्छा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। इनमें से हम आपके 2 ऑप्शन काट देते हैं, 2 ऑप्शन आपको बताना है। सी और डी यहां पर गलत है, पहला ए और बी में आपका ऑप्शन सही है। बताइए एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तुक्का मत लगाना, पता हो तो ही बताइएगा कमेंट करके, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी चीज पृथ्वी पर किसी जगह जी के मान को प्रभावित नहीं करती। तो जी के मान को मतलब कि द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करेगी। कौन प्रभावित नहीं करेगा, पृथ्वी का आकार प्रभावित करेगा, पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित करेगा, वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित नहीं करेगा, समतल से ऊंचाई प्रभावित करेगी। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन है, जी के मान को प्रभावित जो है नहीं करेगा। मछली पानी में ऊपर नीचे किस प्रकार चलती है। मछली पानी में ऊपर नीचे चलती है, वह किस प्रकार चलती है। आप कहेंगे शरीर का घनत्व बदलकर चलती है। क्या करती है, शरीर का घनत्व बदलकर चलती है। मछलियों में एक भारी वायु थैली होती है, उन्हें तैरने में मदद करती है, और थैली में गैस की मात्रा बदलकर पानी के सापेक्ष अपना घनत्व जो है औसत घनत्व बदल सकती है। इसलिए मछली जो होती है शरीर का घनत्व बदलकर चलती है। इनमें से किस द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे कम होगा। पृष्ठ तनाव सबसे कम किसमें होगा, आप कहेंगे साबुन का जो घोल होगा उसमें पृष्ठ तनाव सबसे कम होगा, जबकि बर्फ का पानी, शुद्ध पानी और ग्लिसरीन में पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जबकि साबुन के घोल में पृष्ठ तनाव कम होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बारे में बात किया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में गामा किरणों की जो आवृत्ति है वो सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही है। दृश्य प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। कैथोड किरण एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग, अरे ये नहीं होती है, केवल पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कौन सी घटना किसी रुकावट के चारों ओर ध्वनि तरंगों की मुड़ने की व्याख्या करती है। एक ऐसी घटना है, कौन सी घटना है, विवर्तनिक घटना है। कौन सी, विवर्तन घटना होती है जो चारों ओर ध्वनि तरंगों की मुड़ने की व्याख्या के लिए जानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉपलर के प्रभाव के संबंध पर विचार करें और ध्यान पे कौन सा ऑप्शन सही है। किसके बारे में, डॉपलर के प्रभाव के बारे में। तो यह स्रोत और प्रक्षेपक के बीच सापेक्ष गति के कारण होता है, सही है। स्रोत के पास जाने पर आभासी आवृत्ति कम हो जाती है, आवृत्ति कम होती है, अरे बढ़ जाती है, कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है, तो गलत है। यह पनडुब्बी नेविगेशन और डिटेक्शन सिस्टम में उपयोगी है, आप कहेंगे करेक्ट है। तो डॉपलर प्रभाव के बारे में पहला दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, जबकि यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पार्किंसंस रोग से किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है। पार्किंसंस रोग में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है? आप कहेंगे डोपामाइन की कमी होती है। किसकी? डोपामाइन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पार्किंसंस रोग मस्तिष्क में डोपामाइन के उत्पादन में कमी से जुड़ा हुआ है। पाचन नली किस भाग से पित्त रस निकलता है? पाचन नली के किस भाग से पित्त रस निकलता है? आप कहेंगे गिरहड़ी से। किससे? पाचन नली के गिरहड़ी से पित्त रस जो है आपका संग्रहित होता है या निकलता है। दूध को जमाने के लिए कौन सा एंजाइम केवल शिशुओं में स्रावित होता है? तो दूध को जमाने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? आप कहेंगे रेनिन। कौन सा? रेनिन एंजाइम होगा और ये क्या करेगा? केवल शिशुओं में स्रावित होता है। तो पेप्सिन पेट में स्रावित होने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। जो रेनिन होता है वो आपके काइमोसिन नामक एंजाइम स्रावित करता है, दूध प्रोटीन केसिन को जमा देता है या रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, प्रकाश संकेतों को संचारित या करते हैं। सही है। क्लेडिंग का अपवर्तनांक कोर की तुलना में अधिक होता है और क्लेडिंग का अपवर्तनांक कोर की तुलना में, अरे ये तो सेम ही लिख रहा है, हाँ डबल लाइन शायद लिख गई है। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन कहेंगे ये गलत है आपका। इनका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन में किया जाता है, ये सही है। तो केवल ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर में वे पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करते हैं, इनका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन में किया जाता है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है, यह रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा विकल्प फेज थेरेपी को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? फेज थेरेपी की बात किया तो बैक्टीरियल संक्रमण को लक्षित करने के लिए बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल होता है। आप कहेंगे सी ऑप्शन आपका ऑप्शन करेक्ट है। डीटीपी वैक्सीन के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो डीटीपी वैक्सीन के बारे में या डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टेटनस जैसे विरुद्ध इम्यूनिटी प्रदान करता है, तो सही लिखा है। इस टीके के द्वारा लक्षित सभी रोग विशेष रूप से जीवाणु जनित रोग वाहक कारक होते हैं, सही लिखा है। ऑप्शन कहेंगे पूछा है कौन सा गलत है, ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि डीटीपी वैक्सीन के बारे में दोनों ऑप्शन सही है। हृदय के कौन सा हिस्से प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में काम करते हैं? तो हृदय में एक प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में क्या कार्य करता है? आप कहेंगे एस ए नोड। जो एस ए नोड होता है जिसे सिनोट्रायल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोट्रायल नोड कहते हैं, जिसे ऐसे नोड कहा जाता है। यह दाहिने आइलैंड की दीवार में सुप्रियर वेना काना में छिद्र के पास में स्थित होता है और विद्युत आवेग उत्पन्न करने की दर सबसे अधिक होती है और हृदय गति की शुरुआत करता है। हृदय संकुचन की लय और गति निर्धारित करने के कारण से ऐसे नोड को हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। हालांकि आज के समय में अब कृत्रिम पेसमेकर भी लगाया जा रहा है। कंकाल तंत्र का वह कौन सा भाग है जिसमें खोपड़ी और कशेरुकी स्तंभ शामिल होता है, उसे क्या कहलाया जाता है? आप कहेंगे अच्छी कंकाल कहलाया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बड़ी बात करेंगे। मांसपेशियां एवं उनकी विशेषताओं के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? मांसपेशियां और उनकी विशेषताओं के बारे में कार्डिक मांसपेशियां अनैच्छिक, शाखित और धारीदार होती हैं, बिल्कुल सही लिखा है। कंकाल मांसपेशियां तकुए के आकार की होती हैं और पाचन नली पाई जाती है, गलत लिखा है। कंकाल की मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती हैं हड्डियों से जुड़ी होती हैं, चलने दौड़ने वस्तुओं को उठाने के लिए ऐच्छिक गतिविधियों की जिम्मेदार होती हैं। निचली मांसपेशियां अरेखित एवं एक केंद्र की होती हैं। आप कहेंगे करेक्ट। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी आपका गलत है। किस गुणसूत्रीय संरचना के कारण टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है? तो टर्नर सिंड्रोम किस गुणसूत्रीय संरचना के कारण कहा जाएगा? आप कहेंगे 45X के कारण। किसके? 45 गुणसूत्र के कारण जो है आप कहेंगे 45 गुणसूत्र या X के कारण टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। एक तरफ वैज्ञानिक है और एक तरफ खोज है। किस वैज्ञानिक ने किस चीज की खोज की है? जैसे ग्रेगर मेंडल की बात की जाए तो ग्रेगर मेंडल ने वंशानुगति के नियम के बारे में बात की है, सही है। जेम्स वॉटसन की बात की जाए डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, करेक्ट है। फेडरिक ग्रिफिथ की बात की जाए तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया है, करेक्ट है। और रोजालिंड फ्रैंकलिन की बात किया डीएनए का एक्सरे डिफ्रेक्शन के बारे में बताया, करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे हम सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा। भारत के परमाणु नियामक ढांचे को आकार देने में कौन सी समितियां महत्वपूर्ण हैं? तो परमाणु नियामक जो ढांचा होता है भारत में, इसके लिए कौन सी समितियां प्रमुख होती हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर आपकी कौन सी कारखाना वाला समिति है ना, होगी। भारत के परमाणु सुरक्षा नीति बनाती है।
मैकोनी समिति की बात किया है तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के रूप में कार्य करती है। और यहां पर आपकी काकोड़कर समिति की बात की जाए, ये आपकी परमाणु वैज्ञानिक की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो ऑप्शन डी वाला रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक समितियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिशन दृष्टि के संबंध पर विचार करें कौन सा सही है। मिशन दृष्टि यह विश्व का पहला ऑप्टो एसएआरएस उपग्रह है, बिल्कुल सही है। इसे बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी एआई के द्वारा विकसित किया गया, ये भी करेक्ट है। इसे स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन सही है। हाल ही में खबरों में रहा साइबॉर्ग बॉटनी का संबंध किससे है। साइबॉर्ग बॉटनी का संबंध किससे है? जीवित पौधों को इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ जोड़ने से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका साइबॉर्ग बॉटनी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हंटा वायरस का नाम किससे लिया गया है। हंटा वायरस का नाम किस चीज से लिया गया है? आप कहेंगे हनांत नदी क्षेत्र, मतलब कि दक्षिण कोरिया में एक आपकी हनांत नदी क्षेत्र है, वहीं पर यह रोग सबसे पहले मनुष्यों में देखा गया था, श्वसन गर्दों में, जिसके कारण से हंटा वायरस नाम जाना दिया गया है। इस्माइल मिशन है ना, इस्माइल मिशन मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए बनाया गया है? तो इस्माइल मिशन की बात करें तो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और सौर हवा के बीच परस्पर क्रिया के लिए इस्माइल मिशन को लाया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में संपन्न हुई 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप के संबंध पर विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत ने 4 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर टोटल 11वीं रैंक हासिल की है, करेक्ट है। चीन पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है, जबकि चैंपियन पहली बार भारत में आयोजित की गई है, आप कहेंगे करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन यहां पर सही है, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले सही गुम में से कौन सा करेक्ट है। तो जीनत अमान और सयाम बेनेगल ये दोनों आपके इन्होंने 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को पाया है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किन देशों के बीच में किया गया। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र को किया गया था, आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकिता नाम का एक एआई आधारित न्यूज एंकर लॉन्च किया है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार अपडेट देने में सक्षम है। तो एआई एंकर है, न्यूज एंकर, जिसका नाम अंकिता रखा गया है और क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार देता है, और यह असम राज्य में स्थापित जो है किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस की भारत की भारत की पहली एग्रीड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो गरुड़ एरोस्पेस की पहली एग्रीड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का जो उद्घाटन है भारत में चेन्नई में किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस अर्नाला निम्नलिखित में से किस श्रेणी पोत में शामिल हुआ है। तो आईएनएस अर्नाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट में शामिल हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ दिवस है और एक तरफ तिथि है, कौन से दिवस को किस तिथि को मनाया जाता है। जैसे बात की जाए विश्व भूख दिवस, विश्व भूख दिवस की बात किया 28 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो आप इनको याद कर लीजिए, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट मिलाने के लिए आते हैं। भारत के पहले 3 नैनोमीटर 39M चिप डिजाइन सेंटर हाल ही में किन शहरों में लॉन्च किए गए। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर हाल ही में आप कहेंगे एक तो नोएडा में, दूसरा बेंगलुरु में बनाया गया है, बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, हाल ही में भारतीय खेल उपलब्धियों के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। खेल उपलब्धियों के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए फाइनल में नेपाल को हराकर पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप को जीता है, ये सही लिखा है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने बांग्लादेश के ढाका में लगातार अपना विश्व कप का खिताब जीता है, करेक्ट है। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है आपकी कौन सा गलत रहेगा, ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काहिरा में आयोजित SASISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप व्यक्तिगत एयर पिस्टल वर्ल्ड टाइटल में जीतने वाले पहले भारतीय शूटर कौन बने हुए हैं। आपका ऑप्शन रहेगा सम्राट राणा। सम्राट राणा ने यहाँ पर जो है आपका काहिरा में जीता हुआ है। सूची 1 में सैन्य अभ्यास है, एक तरफ देश है, कौन सा सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में किया जाता है। जैसे बात की जाए खंजर बात की जाए तो भारत किर्गिस्तान के बीच में होता है। डस्टलेक की बात की जाए भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। वरुण की अगर बात की जाए तो वरुण आपका भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और नोमेडिक एलिफेंट भारत एवं मंगोलिया के बीच में
किया जाता है। और सभी क्या है, एक सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच में करता है, यहाँ पर इसकी बात की गई है। GRIHA परिषद द्वारा हाल ही में GRIHA शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो थीम थी यहाँ पर ऊर्जा संसाधन के द्वारा जो थीम रखी गई थी, इनोवेट टू एक्ट फॉर ए क्लाइमेट रेजिलेंट वर्ल्ड। तो ये सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इस थीम के साथ जो है 17वां GRIHA शिखर सम्मेलन मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही महिला शांति रक्षकों के लिए पहली कॉन्फ्रेंस के संबंध पर कौन सा ऑप्शन सही है? यह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसकी थीम ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव पर आधारित थी। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में किया गया था। ये गलत है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में इसका नहीं किया गया था। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के सहयोग से इसका और संयुक्त राष्ट्र शांति केंद्र के माध्यम से मेजबानी में किया गया था। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। किस देश ने ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस के तहत सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की है? भारत के द्वारा मेजबानी की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में शुरू की गई शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है? शक्ति फेलोशिप के बारे में कौन सा गलत है? यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई 6 महीने की ग्रांट आधारित रिसर्च फेलोशिप है। सही है। यह फेलोशिप 21 से 30 साल की उम्र के युवा भारतीय शोधकर्ताओं को दिया जाएगा। करेक्ट है। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में शुरू किए गए भूमि सुधार संवाद के बारे में विचार करें, कौन सा सही है? भूमि सुधार संवाद के बारे में कौन सा सही है? बिहार सरकार ने शुरू किया था। इसकी शुरुआती सत्र पटना में, बाद में लखीमसराय में आयोजित किया गया है। करेक्ट है। जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकने उड़न दस्ता नाम की एक विशेष निगरानी टीम भी बनाई गई है भूमि सुधार संवाद के बारे में। तो दोनों ऑप्शन आपके सही है, सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल स्पेस 2030 पहल, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है, किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो आप कहेंगे संगठन की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। भारत का पहला पावर म्यूजियम किस स्थान पर विकसित किया गया? भारत का पहला पावर म्यूजियम है और यह पटना में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 100 नंबर क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन और बाकी हमारे। नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर नामित किया गया है? तो नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया, लेकिन कंट्री पार्टनर जो है आपके किसको? आप कहेंगे आयरलैंड को कंट्री पार्टनर के रूप में नामित यहाँ पर किया हुआ था। तो आयरलैंड देश को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की कौन सी बटालियन का मुख्यालय बिहटा पटना बिहार में स्थित है? तो बिहार राज्य के पटना जिले के बिहटा नामक स्थान पर कौन सी बटालियन का NDRF की स्थित है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है 9वीं बटालियन स्थित है। कौन सी? 9वीं बटालियन बिहार के बिहटा में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में कही जाती है सबसे ज्यादा आबादी है। अच्छा, पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो कहां किस में है, यहाँ पर बता देते हैं। पूर्वी चंपारण की अगर बात की जाए, बाद यहाँ पर मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगी। मुजफ्फरपुर के बाद अगर बात किया तो मधुबनी में देखने को मिलेगी, और मधुबनी के बाद अगर बात किया तो समस्तीपुर में रहेगी। समस्तीपुर के बाद आपकी गया में रहेगी। तो ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी का क्रम बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का जनसंख्या घनत्व घटते क्रम में व्यवस्थित किए। घटते क्रम में बताना है तो शिवहर में सबसे ज्यादा है, फिर पटना, फिर दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। कलरव महोत्सव मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भाई कलरव या कलरव महोत्सव की बात किया है तो यह आपके पक्षियों के संरक्षण और पक्षी जैव विविधता से संबंधित है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। बिहार के गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मनाया गया था और इसको 37वें सत्र के रूप में मनाया जाया था 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जयराम दास दौलत राम के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? जयराम दास दौलत राम के बारे में भी आजादी के पहले बिहार के राज्यपाल रहे हैं। आपका गलत है, क्योंकि पहले राज्यपाल आपके गलत लिखा है। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शहीद छात्रों की याद में एक स्मारक बनाने का आदेश दिया, उनके नाम के लिए एक शुरुआती फैसलों में से एक है। करेक्ट है। तो दूसरा यहाँ पर सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पटना में स्थित गांधी मैदान के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पटना में गांधी मैदान के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन
करेक्ट है। तो यहाँ बात किया है कि औपनिवेशिक काल के दौरान इस्तेमाल रेस कोर्स के तौर पर किया जाता था, बिल्कुल सही है। बंटवारे के समय सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने में मदद के लिए महात्मा गांधी ने वहां उपवास किया था, ये भी करेक्ट है। गांधी जी की प्रतिमा उस स्थान पर स्थापित की गई जो उनके उपवास से जुड़ा हुआ है, करेक्ट। तो पटना में गांधी मैदान के बारे में तीनों ऑप्शन सही है। अभिकथन और कारण आता है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जैसे वाल्मीकि नगर गंडक नदी से जुड़ा हुआ है, क्या सही है, बिल्कुल सही है। यह नदी वाल्मीकि नगर के पास बिहार में प्रवेश करती है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभिकथन और कारण यहाँ पर भी है, कहता है कि बिहार की जलवायु को आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय रूप में वर्गीकृत किया गया है। कैसे रूप में, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, करेक्ट है। बिहार पूरी तरह से कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो पूरी तरह से कर्क रेखा के दक्षिण में है क्या, आप कहेंगे नहीं, पूरी तरह से गलत है, केवल ए ऑप्शन सही है, और ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सी पर हम टिक करेंगे। बिहार में सूफीवाद के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। बिहार में सूफीवाद के बारे में हजरत सफुद्दीन अहमद आहिया मनेरी का जन्म मनेर में हुआ था, सही लिखा है। फिरदौसिया सिलसिला सुहरावर्दिया संप्रदाय सिलसिला की एक उप शाखा के रूप में विकसित हुआ, करेक्ट है। पीर मुजीबुल्लाह ने दार उल उलूम मुजीबिया की स्थापना की थी, करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे डी वाला रहेगा, सभी ऑप्शन आपके बिहार में सूफी सिलसिला के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1885 से पहले भारत में कृषि के व्यावसायीकरण की शुरुआत, मुख्य सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या थे। तो 1885 के पहले कृषि के व्यावसायीकरण की शुरुआत के लिए खाद्य फसलों में नकदी फसलों के बदलाव ने खाद्य सुरक्षा को कम कर दिया, ग्रामीण आबादी को गंभीर अकाल के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक संगठनों को विकास के लिए कौन से युगों में यहाँ पर करेक्ट है। तो सामाजिक धार्मिक संगठनों के विकास के लिए ऑप्शन यहाँ पर कौन से सही है। तो बात की जाए तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, युवा बंगाल आंदोलन हिंदी विवियन डेरेजियो से संबंधित है, और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री संबंधित है, आप कहेंगे सी वाला रहेगा। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है ना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी, रखना है। और उसी तरह युवा बंगाल आंदोलन की बात की जाए, है ना, युवा बंगाल आंदोलन की बात किया तो हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्थानीय राज्यों के साथ ब्रिटिश भू राजनीतिक रणनीतियों के संबंध पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार किया जाए, रिंग फेंस की नीति मकसद सहयोगी राज्यों के खर्च पर कंपनी के मुख्य इलाकों की रक्षा के लिए उनकी सीमाओं के चारों ओर बफर जोन बनाना था, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। दूसरा है कि अधीनस्थ अलगाव की नीति ने देशी रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्चता के पूर्ण अधीनता को स्वीकार करने, साथ ही अपने सभी स्वतंत्र बाहरी संबंधों को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया था। तो आपकी ब्रिटिश भू राजनीति के बारे में दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल साम्राज्य में राजनीतिक राष्ट्रवाद की आधुनिक भावना के अभाव को दर्शाता है। तो मुगल साम्राज्य में राजनीतिक राष्ट्रवाद की आधुनिक भावना के अभाव को क्या दर्शाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर लोगों की निष्ठा मुख्य रूप से पूरे समाज में बजाय अपनी जाति, जनजाति, क्षेत्र और धार्मिक समूह के प्रति थी, सही है। मुगल साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए कोई भी प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक समूह प्रतिबद्ध नहीं था, ये भी करेक्ट है। जब भी केंद्रीय सरकार कमजोर होती तो कई जमींदार अपनी सत्ता को चुनौती देने लगते थे, मतलब उनकी सत्ता को, तो आप कहेंगे डी रहेगा। तीनों ऑप्शन यहाँ पर मुगल साम्राज्य के बारे में करेक्ट है। मुगल साम्राज्य के पतन से जुड़े कुछ आंतरिक सैन्य संघर्ष हैं, उनके क्षेत्रीय टकराव का कालक्रम कौन सा सही है। जैसे करनाल की लड़ाई की बात की जाए तो करनाल की लड़ाई 1739 में हुई थी, है ना। उसके बाद आगरा के पास वजीर अब्दुल्ला खां की हार की बात की जाए तो वजीर अब्दुल्ला खां की हार 1720 में हुई थी। सिख सेनाओं द्वारा लोहागढ़ का पुनः कब्जा जो है 1711 में किया गया, और बक्सर की लड़ाई आप सभी को पता होगा 1764 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। आप कहेंगे सबसे पहले आएगा तीसरे नंबर का तीसरा, फिर आपका आएगा पहले नंबर, फिर दूसरे नंबर का, है ना, तो दूसरा, फिर इसके बाद आपका आएगा पहले नंबर का 1739 पहले नंबर का, फिर अंतिम में 1764, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वीं सदी की सिंधी कविता संग्रह रिसालू की रचना किस साहित्यकार ने की है। रिसालू की रचना की बात की जा रही है, शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी, और सिंधी कविता संग्रह थे रिसालू, जिसकी रचना शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी। आपके सूफी धर्म की महानतम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो है प्रमुख रिसालों की रचना के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर टीपू सुल्तान के आधुनिकीकरण के वाले सुधारों के संबंध पर विचार करें। टीपू सुल्तान के जो आपके आधुनिकीकरण सुधार हैं इनके बारे में, उन्होंने एक नया कैलेंडर, सिक्का प्रणाली, वजन मापने का पैमाना शुरू किया था, सही लिखा है। उन्होंने स्थानीय व्यावसायिक हितों के माध्यम से विकेंद्रीकृत व्यापार प्रशासन को समर्थन दिया, नहीं ये गलत है,
केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। वास्को डी गामा ने भारत के इस भौगोलिक स्थल के चारों ओर समुद्री यात्रा करके भारत के लिए समुद्र की खोज की, तो आप कहेंगे कैफ ऑफ गुड होप, कैफ ऑफ गुड होप, है ना। इन्होंने इसके चारों ओर की यात्रा करके भारत की खोज की थी। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने वांडीवास की लड़ाई में लेली को सफलतापूर्वक हराया था? तो कौन सा था? आप कहेंगे वांडीवास की लड़ाई पहले तो कब की गई थी? 1760 में की गई थी। दक्षिण भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में की गई थी। फ्रांसीस सेना की जो कमान थी थॉमस ऑर्डर डी लिली के हाथ में थी, और जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है आयरकूट के द्वारा किया जा रहा था। तो बी ऑप्शन कहेंगे, अंग्रेज जनरल आयरकूट के नेतृत्व में किया गया था। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस के भीतर नो चेंजर समूह में कौन जुड़े थे? नो चेंजर समूह से बात की जाए तो यहां पर आप कहेंगे कौन जुड़े थे? वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे। मतलब कि समूह को ना बदलने वाले वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे नेता, इन्होंने परिषद में प्रवेश का विरोध किया था। गांधी की रचनात्मक कार्यक्रमों पर उन्होंने जोर दिया था। लेकिन वहीं कुछ आपके परिवर्तनवादी भी थे, जिसमें परिवर्तनवादी में बात की जाए तो आपके चित्तरंजन दास प्रमुख थे और मोतीलाल नेहरू, ये आपके परिवर्तनवादी गुट में जो है जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वराज्य पार्टी के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्वराज्य पार्टी के बारे में इसकी स्थापना 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई, सही है। कांग्रेस के भीतर ही हो रही पूरे कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया, केवल विधान परिषदों में प्रवेश के सवाल पर मतभेद था जो कि वह समर्थन करती थी। तो आप कहेंगे दोनों सही है, सी ऑप्शन पर करेंगे, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। कौन से नेता रिस्पॉन्सिविस्ट समूह में जुड़े थे? रिस्पॉन्सिविस्ट समूह में कौन से नेता जुड़े थे? मदन मोहन मालवीय जुड़े थे, डी ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए घटनाएं हैं उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव की बात की जाए 1940 संबंधित है। भारत में सुभाष चंद्र बोस के पलायन की बात की जाए, सुभाष चंद्र बोस के पलायन कब हुआ था? कांग्रेस पद से अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन की बात की जाए तो आप कहेंगे 1939 संबंधित है। वायसराय का अगस्त प्रस्ताव की बात की जाए, वायसराय का अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 संबंधित है। और भारत में सुभाष चंद्र बोस का पलायन 1941 से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है। हालांकि डेट लिख दी है, आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक तरफ घटनाएं हैं वायसराय से संबंधित रही है, विचार करना है। जैसे रेड क्लिफ सीमा आयोग की बात की जाए लॉर्ड माउंटबेटन संबंधित है। अंतरिम सरकार की बात की जाए लॉर्ड बेवेल संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा की बात की जाए लॉर्ड विलिंगटन संबंधित है। और बटलर आयोग की बात की जाए लॉर्ड इरविन संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उग्रवाद राष्ट्रवादी नेताओं के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में कौन सा सही है? वे स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम लक्ष्य मानते थे, बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि भारत की प्रगति ब्रिटिश मार्गदर्शन पर निर्भर है। अरे ये नहीं मानते थे, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलनों में कौन समूह ने भाग लिया था? बंगाल विभाजन में विरोध हुआ, लेकिन इस आंदोलन में किस समूह के द्वारा भाग लिया गया? आप कहेंगे जमींदारों ने भाग लिया, छात्रों ने भाग लिया, व्यापारियों ने भाग लिया और महिलाओं ने भी भाग लिया। सभी ऑप्शन आपके सही हैं। सभी लोगों ने बंगाल विभाजन जब आपको 1905 में हुआ था, इसमें स्वदेशी आंदोलन आपकी यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन सामने आया था, तो आप कहेंगे चारों समूह के द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस अधिकारी ने कहा एकजुट बंगाल एक शक्ति है, बटा हुआ बंगाल कई अलग अलग दिशाओं में खींचेगा? ये किसके द्वारा कहा गया था? एच रिसले के द्वारा कहा गया था। एच रिसले आपने कहा था कि बंगाल विभाजन जो 1905 में भारत सरकार के उस समय गृह सचिव थे, उन्होंने कहा बंगाल जुट बंगाल की शक्ति है, अगर बांट दिया जाए बंगाल को अलग अलग दिशाओं में खींच जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एच रिसले के थे, 1905 से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा की कौन सा कथन सही है? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में की गई, करेक्ट है। अरविंदो घोष ने कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर कार्य किया, सही है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नीचे दिए गए घटनाएं उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब बने? तो विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, आप कहेंगे मई 1940 में बने थे। मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन कब हुआ? तो मार्च 1940 में हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब सामने आया? तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है आपके अगस्त 1942 में आया था। और मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया? तो आप कहेंगे 1944 में दिया गया। तो इस तरीके से डेट सारी याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर आता है SEZ अधिनियम 2005 के तहत डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, जैसे DTA कहते हैं,
कौन सा सर्वाधिक उपयोग ढंग से परिभाषित करता है? तो आपके एसईजेड अधिनियम 5 के बारे में डोमेस्टिक एरिया, आपके एरिया डीटीए के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें पूरा भारत शामिल है, क्षेत्रीय जल क्षेत्र तो आता है, लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र जो एसईजेड होता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसके बारे में करेक्ट है। 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक हैं, किस आधार वर्ष के आधार पर तैयार किए गए? तो 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक की बात की जाए, इसमें आपका 2011-12 के आधार वर्ष को बदल दिया गया है और इसमें आपके 11-12 कोई आधार वर्ष जो है माना गया है। आपका ऑप्शन सी वाला रहेगा, यहाँ पर क्या रखना है। तो 8 उद्योग प्रमुख सूचकांकों में आधार वर्ष को 2011-12 के आधार पर तैयार किया गया है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग, बीमा और परिवहन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का हिस्सा है। बैंकिंग, बीमा और परिवहन की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का हिस्सा है, आप कहेंगे तृतीय क्षेत्र का हिस्सा आता है। ये सब कैसे हैं? सर्विस सेक्टर में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में इनको जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो पहला वैज्ञानिक अनुमान है 1931-32 के दौरान लगाया था, वी राव के द्वारा लगाया गया था। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एवीजीसी इकोसिस्टम के संबंध पर विचार करें, कौन सा करेक्ट है? केंद्रीय बजट 2026-27 में 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में एवीजीसी एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे कंटेंट क्रिएटर लैब्स जो है स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कहेंगे करेक्ट है। दूसरा, भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा एनिमे फैन बेस है, गलत है, क्या रखना है? दूसरे नंबर का है। वर्तमान में पहले नंबर का कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरा आता है कि हैदराबाद में एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सीडेंट रियलिटी के लिए एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। तो आपके हैदराबाद में स्थापित नहीं किया गया है, मुंबई में स्थापित किया गया है ना। तो ऑप्शन आप कहेंगे तीसरा वाला भी गलत है, केवल पहला सही है, जबकि दूसरा और तीसरा गलत है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य पहल MGGSI के संबंध पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य पहल खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प के क्षेत्रों में ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक बाजार से जुड़ने, ब्रांडिंग को आसान बनाने के लिए प्रक्रिया और उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर हो सके, करेक्ट है। इसका उद्देश्य खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प की मूल श्रृंखला में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाना है, जिसमें एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहले में स्थानीय स्तर पर सामान जुटाना भी शामिल है, करेक्ट है। इसका उद्देश्य हर राज्य में डिजाइनिंग रिसोर्स सेंटर बनाए ताकि हाथ से बनी हुई चीजों के सेक्टर में नवाचार उत्पाद बढ़ावा मिल सके, गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा आप कहेंगे बिल्कुल सही है आपके महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य पहल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बैंक में जमा वह हिस्सा जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नगद रूप में रखना होता है, मतलब जरूरी होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम नगद आरक्षित अनुपात CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जाना जाता है। किसी भी बैंक की शुद्ध मांग देनदारियां जो आपकी NDTL होता है, इसके प्रतिशत में इसको रखना होता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के संदर्भ में कौन सा प्रस्तावित ग्रोथ कनेक्टर्स में शामिल नहीं है? ग्रोथ कनेक्टर्स में शामिल कौन नहीं है? तो आप कहेंगे यहाँ पर मुंबई पुणे शामिल है, हैदराबाद चेन्नई शामिल है, वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल है, जबकि दिल्ली अहमदाबाद इसमें शामिल नहीं है, क्या रखेगा? है ना। केंद्रीय बजट 26-27 में बाद मुंबई पुणे, हैदराबाद चेन्नई, वाराणसी सिलीगुड़ी, आपके और भी हैं, चेन्नई बेंगलुरु, ये सब आपके शामिल है। राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्त वर्ष 24-25 में पूंजीगत व्यय को GDP के लगभग कितने प्रतिशत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया हुआ है? तो 2.4% बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अभी भारत के लगभग कितने जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं? तो भारत में 5G सेवाएं की बात की जाए तो 99.9% जिलों में भारत में आपकी 5G सेवाओं की रूपरेखा देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पर अभी तक कितने 140 क्वेश्चन जीएस के कर लिए, 10 क्वेश्चन जो आपके CSAT के बाकी हैं, जैसे कि हम आपको डेली बताते हैं टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 टेस्ट सीरीज में जो आपके क्वेश्चन CSAT के बचते हैं, इसको पैसिफिक हम 15 तारीख के बाद 5-6 वीडियो आपकी आ जाएंगी, पूरा आपका CSAT भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। अब ऐप के बारे में ध्यान से सुन लीजिए, कुछ बातें बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वरना आप लोग भागते बहुत जल्दी हो। ऐप का नाम है यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पर आपको बीपीएससी की अगर आपको टेस्ट लगानी है, कहां मिलेगी? सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है, टेस्ट पास वाले ऑप्शन में जाना है। टेस्ट वाले पास वाले ऑप्शन में आपको बिहार एग्जाम्स
मॉक मिलेगा। इस ऑप्शन में आने के बाद आपको बीपीएससी की टेस्ट मिल जाएंगी। 18 टेस्ट है, केवल 49 रुपए में है। ऑनलाइन माध्यम से लगा सकते हो। डाउनलोड करके आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट करके फोन लगा लीजिएगा। तो आज ही वहां पर रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।